सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पैराडाइज। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है फंडामेंटल राइट्स वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वाले टॉपिक में हम बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है कि ये क्या होते हैं। अभी हम बहुत डीप नहीं जाएंगे। दिस वीडियो इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, जिससे कि आपको फंडामेंटल राइट क्या होते हैं उसका एक ओवरव्यू मिल सके। ठीक है। एंड ये पूरा टॉपिक जो फंडामेंटल राइट्स का है, ये मैं खुद के अपने हैंड रिटन नोट से आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि टू लिव लाइफ, यहाँ पे लिखा हुआ है टू लिव लाइफ with dignity and for all round development, material, intellectual, moral and spiritual, है ना, we need some basic rights। ठीक है। तो डिग्निटी और एक राउंड डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ बेसिक राइट्स की जरूरत होती है। एंड इन्हीं बेसिक राइट्स को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ एंड जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जैसे सिटीजनशिप एक्ट आया, है ना, और उसमें वेरियस प्रोविजंस थे कि कौन इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा। उसके अकॉर्डिंगली सबको सिटीजनशिप मिली। ठीक है। तो अब सिटीजन बन गए। अब सिटीजन बनने के बाद उन सिटीजन्स को डिग्निटी से रहने के लिए और उनका अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए कुछ राइट्स की भी ज़रूरत होती है। एंड उन्हीं राइट्स को क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फंडामेंटल राइट का अगर हम एक चीज ये कह सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड गेव चार्टर ऑफ राइट्स to its citizens in the year 1215. This was the first written document related to fundamental rights of citizens and is called Magna Carta. तो जो इंग्लैंड के किंग जॉन थे, उनके टाइम पे सबसे पहले जो सिटीजन्स थे उन्हें फंडामेंटल राइट्स देने की शुरुआत हुई। एंड उस टाइम पे ये जो फंडामेंटल राइट्स को देना हुआ था, इसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है। इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो पार्ट 3 है, जिसमें ये फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं, उसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, सो यू विल मार्क दिस that part 3 of the Indian Constitution is known as Magna Carta of India। ठीक है। तो ये जैसे मैंने एक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट बनाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको कहते हैं मैग्ना कार्टा, एंड दिस इज प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। ये हैंड बना हुआ है, ड्राइंग इतना अच्छी नहीं है। एंड जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। ठीक। अब इंडिया में फंडामेंटल राइट्स की जब बात आती है, तो हम देखते हैं कि जो 1931 सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची में, जिसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो उस सेशन में फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन को मिलने चाहिए, उनकी जो बात हुई थी वो कब हुई थी? 1931 के कराची सेशन में। ठीक है। जिसमें था कि सिटीजन शुड गेट फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। मतलब सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, ये सब मिलना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन। ठीक है। तो ये हो गई पहली बात। अब आते हैं सेकेंड पे। तो जो हमारे फ्रेमर्स थे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है,
उनको जो ये क्या कहते हैं, जो ये फंडामेंटल राइट्स का एक आइडिया मिला था, वो कहाँ से मिला था या एक इंस्पिरेशन मिली थी, वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से मिली थी। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। चलिए, अब उसके बाद आते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो किसको किसको मिलते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो नेटिव कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको तो मिलते ही मिलते हैं। एट द सेम टाइम एलियंस मतलब जो बाहर के लोग हैं उनको भी मिलते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अब एलियन भी जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फ्रेंडली एलियन, मतलब जिनसे हमारे जो बॉन्डिंग्स है वो अच्छी हैं, और दूसरी होती हैं एनिमी एलियन, मतलब जिनसे वॉर वगैरह चल रही है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट्स हैं वो तो जाहिर सी बात है इंडिया, जो भी कंट्री होगी वो अपने, या इंडिया जो है वो अपने लोगों को देगी, तो मैक्सिमम राइट जो नेटिव कंट्री के सिटीजन है उनको मिलते हैं। और जो फ्रेंडली एलियन है उनको एनिमी एलियन की कंपैरिजन में ज़्यादा राइट्स मिलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इंडिया की फिलॉसफी ये है ना कि अब इंसान सोचता है कि एनिमी एलियन को भी क्यों फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं। देखिए, इंडिया इस चीज़ में कह सकते हैं कि काफ़ी उदारवादी, काफ़ी लिबरल है। कि मतलब व्हाट इंडिया कंसीडर्स दैट कि जो बाहर के लोग हैं उनको वो एज अ ह्यूमन ही कंसीडर करता है, एंड बीइंग अ ह्यूमन सबको राइट्स, बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। दैट इज़ वाई जो एनिमी एलियन है उनको भी राइट्स दिए जाते हैं। इवन जो इंडिया में ही अगर जो इंसान जेल में भी बंद है तो उसको भी आप उसके फंडामेंटल राइट्स से कभी भी आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रेंडली एलियन को इन कंपैरिजन टू एनिमी एलियन बस इतना डिफरेंस होता है कि उनको राइट्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, अब आते हैं, अब राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, अब उसमें दो तरीके के राइट हैं। एक तो जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, और कुछ अदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। ठीक है, जो मतलब जो उन्हें हम कह सकते हैं कि वो पार्ट 3 में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, बट हाँ, दोज आर ऑल्सो राइट्स। बट अगर हम दोनों राइट्स में, भाई राइट्स तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये है कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिट अभी हम रिट भी पढ़ेंगे आगे चल के, बाय फाइलिंग अ रिट अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको आर्टिकल 32 के अंडर में हम, अगर हमारा कभी भी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, सो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। अदर राइट्स के केस में हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, बट फंडामेंटल राइट्स के केस में वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, फिर द राइट टू डायरेक्टली मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ योर राइट्स इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो चीज़ मैंने बोली कि जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसमें सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच करना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो अदर राइट है उसमें हो जाता है डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। मतलब ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी करता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती है। भाई, फंडामेंटल राइट्स हमारे मूलभूत अधिकार हैं, और अगर हमने ऐसा कर दिया, और ऐसा उसी कंट्री में पॉसिबल है जहाँ पे डिस्पोटिक रूलर हैं, जहाँ पे डिक्टेटर हैं, बट इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी वेयर द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कभी भी कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता है। दैट इज वाई इट इज रिटन दैट thus our constitution prevent the establishment of an authoritarian and
despotic rule in the country and protect the liberties and freedom of the people against the invasion of state। मतलब कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अथॉरिटेरियन और डिस्पोटिक रूल कंट्री में होने से रोकता है। ठीक है, ये बात होगी। अब हम आ जाते हैं सीधे इस मुद्दे पे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies। अब इसको और भी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट इन ओवरव्यू कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आते हैं अब। ठीक, अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अभी जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में राइट्स बताए तो उसमें हमेशा आपको ये मेंशन दिखेगा, आप जब लक्ष्मीकांत खोलेंगे दैट स्टेट शैल प्रोवाइड, है ना। तो ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर स्टेट है क्या। तो व्हाट इज स्टेट, दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 14 कि स्टेट आखिर है क्या। So in wider sense, state has been defined as all agencies involved in making and implementing laws। तो वो सारी ही एजेंसीज जो लॉज को बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेट। ठीक है, अब उसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट लॉज बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। एंड लोकल अथॉरिटीज भी लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं। एंड अदर स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी अथॉरिटीज, मतलब नॉन स्टैचुरी में LIC जैसी जो चीज़ें हैं वो आ गई। स्टैचुरी मतलब कि जो जो ऐसी बॉडीज जो पार्लियामेंट के द्वारा किसी लॉ को पास करके बनाई गई हों, दोज आर कॉल्ड स्टैचुरी बॉडीज। ठीक है, एंड यही है कि ऑल ऑफ देम, जितना भी ये चीज़ें हैं इन सबको क्या बोला गया है, ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट स्टेट। ठीक है, तो जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसमें और ही भी एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आर्टिकल नंबर 13 क्या है। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट all laws that are inconsistent with or in derogation of the fundamental right shall be void। जैसा अभी मैंने बताया कि जो ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी करता है उनको हम नल एंड वॉइड मतलब एकदम निष्कासित कर देंगे। ठीक है, वो जो भी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होंगे हम उनको नल एंड वॉइड बोल देंगे। एंड ये राइट किसको मिला है, ये राइट मिला है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो जैसे कोई भी मान लीजिए कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है एंड जिसमें कुछ भी ऐसी फील होता है सुप्रीम कोर्ट की इसमें फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी की गई है, थ्रू जुडिशियल रिव्यू उसको रिव्यू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन लेगी कि ये लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं। एंड इफ सुप्रीम कोर्ट फाउंड कि वो लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है तो तुरंत ही उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब हम आते हैं कि ऑल, यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन मिलेगी, ऑल लॉज। तो यहाँ पे ये जो ऑल लॉज है इससे हमारा मतलब क्या है, दैट व्हाट दिस ऑल लॉ स्टैंड्स फॉर। तो ऑल लॉज में कौन कौन से लॉज आते हैं, तो सबसे पहला है लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जितने भी लॉज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है वो आते हैं। सेकंड, ऑर्डिनेंसेस, जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट और गवर्नर इशू करता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। ठीक है, एंड थर्ड इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे
वैसे एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, बट समटाइम्स जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कोई लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसे मान लीजिए कोई ज़रूरत आन पड़ी तो जब वो लॉज बनाते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। तो जो ये ऑल लॉज हैं, यहाँ पे जो ऑल लॉज यूज़ होता है वो इन सारे लॉज के रेफरेंस में यूज़ होता है, ठीक है। बट वो चीज़ हमेशा याद रखनी है कि लॉज ये सब बनाते हैं, बट अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी छेड़खानी हुई तो ये सारे के सारे लॉज नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम एक बहुत इम्पोर्टेंट केस जिसको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस कहते हैं, ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ बातें हुई थी, और या कह सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बात हुई थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट इज बेस्ड ऑन सोशल फिलोसफी एंड जस्ट लाइक अदर फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव टू फीचर्स, द वन इज बेसिक फीचर एंड अदर इज सर्कमस्टेंशियल फीचर, ठीक है। तो किसी भी सोशल फिलोसफी के दो फीचर्स होते हैं, वो होता है एक बेसिक फीचर, एक होता है सर्कमस्टेंशियल फीचर, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक सोशल फिलोसफी की तरह है, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक फीचर जो कि हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, उसके साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते एंड वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। सर्कमस्टेंशियल फीचर को चेंज किया जा सकता है, जैसे विद टाइम चेंजेस आते हैं, है ना। तो ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की नीड होती है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था, है ना। तो अब वहाँ से यहाँ तक कि अब काफ़ी चेंज आ चुका है ना। बट जो हम चेंज लाएंगे उसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है या बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। यही चीज़ केशवानंदा भारती एंड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सामने आई थी, दैट कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई फंडामेंटल राइट्स की। तो बेसिकली हमने एक फंडामेंटल राइट्स का एक मोटा मोटा एक ओवरव्यू ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक फंडामेंटल राइट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब if you uh, if you like this video. Thank you.